राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इनेलो और बसपा ने गठबंधन कर लिया है। सीटों का बंटवारा भी हो गया है। इंडियन नेशनल लोकदल 53 और बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बसपा और इनेलो के गठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा अभय चौटाला होंगे। इस दौरान अभय चौटाला ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर हमारा एक साझा घोषणा पत्र भी है, जिसमें SC/ST की नौकरियां भरी जाएंगी। जो कोटा खत्म किया गया उसको दोबारा से वापस दिया जाएगा। SC/ST को 100 गज के मुफ्त में प्लॉट भी मिलेंगे और SC/ST बच्चों को मुफ्त कोचिंग भी दी जाएंगी। इसके अलावा SC और BC को मुफ्त कॉलेज में भी शिक्षा मिलेगी। इसके अलावा अगर हम सत्ता में आते हैं तो अग्निवीर को खत्म करेंगे, किसानों को MSP की गारंटी देंगे और प्रॉपर्टी ID और PPP को भी खत्म किया जाएगा। इसके अलावा HKRN को खत्म करेंगे और इसकी जगह स्थायी नौकरियों को हम निकालेंगे। सभी पोर्टल खत्म करेंगे। बुढ़ापा पेंशन 7,500 करेंगे। 21,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। पीने का मुफ्त पानी देंगे। हर घर में हर महीने गैस का एक सिलेंडर मुफ्त जाएगा। आपको बता दें कि 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान इनेलो और बसपा के बीच में पहली बार गठबंधन हुआ था। इनेलो ने 7 लोकसभा सीटों पर और बसपा ने 3 लोकसभा सीटों पर तब चुनाव लड़ा था। इसके बाद 2018 में बसपा और इनेलो के बीच दूसरी बार गठबंधन हुआ, लेकिन ये गठबंधन विधानसभा चुनाव तक लोगों के बीच नहीं पहुंच पाया और अब तीसरी बार इनेलो ने अपना खोया हुआ राजनीतिक वजूद बचाने के लिए बसपा के साथ गठबंधन की यह पहल की है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से बातचीत की भी लगातार पहल की जा रही है। उसके साथ मेरे से पहले आपको आकाश जी ने बताया कि हमारी सीट शेयरिंग का जो है फैसला हो चुका है। 53 पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चुनाव लड़ेगी और 37 के ऊपर भारतीय अपने बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये हम बाद में तय करेंगे बैठ करके कि किस सीट के ऊपर कौन चुनाव लड़ेगा। जो जीतने वाले उम्मीदवार जहाँ होंगे, जहाँ चाहे वो बसपा का जीतने वाला उम्मीदवार होगा, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जीतने वाला उम्मीदवार होगा, या कोई अन्य साथी जिनको हम अपने साथ लेकर के चलेंगे वो कोई जीतने वाला होगा, उन सब साथियों को हमें उन सीटों पे जिम्मेवारी देंगे ताकि वो मजबूती के साथ उस लड़ाई को लड़े और सीट को जीतने का काम करें। आप मैं जानकारी देना चाहूँगा कि हमारी दोनों पार्टियों की मिलकर के प्रदेश के प्रति किस किस्म की सोच है, हम कैसे प्रदेश को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, किस तरह से लोगों को सुविधाओं से लाभान्वित करना चाहते हैं। सरकार बनने के बाद सबसे पहले जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, इस भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति की नौकरियों में जो बैकलॉग था उसको बढ़ने की बजाय किसी न किसी तरीके से उनको उस नौकरियों से वंचित रखने का काम किया। हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले SC वर्ग की जो जितनी लंबित बैकलॉग की जो नौकरियां हैं उनको तुरंत भरा जाएगा। उसके साथ SC और BC उनके हिस्से का कोटा जो कांग्रेस और BJP की सरकार में रहते हुए नहीं दिया गया, इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनते ही उसको भी दिया जाएगा, पूरा किया जाएगा। हमारी सरकार बनने के बाद SC वर्ग के लोगों को 100 गज के प्लाट, जो भूमिहीन लोग हैं उनको 100 गज के प्लाट देंगे और उसमें ताऊ देवीलाल आवास योजना के तहत पक्का मकान बना करके देंगे ताकि गरीब आदमी को एक सर ढकने की जगह मिले। राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश व पूर्व सांसद जो मेरी मार्गदर्शक भी है, उनका सम्मान करते हुए उनकी तरफ से ये अवगत कराना चाहता हूँ कि दिल्ली में दिनांक 6 जुलाई को बहन जी व श्री अभय चौटाला जी की हरियाणा प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में BSP व इनेलो गठबंधन को लेकर काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई थी, जिसमें उसी दिन सीटें भी तय कर दी गई थी, जिसमें से 90 में से 37 विधानसभा की सीटों पर BSP व बाकी सभी सीटों पर इनेलो मिलकर यहाँ चुनाव लड़ेंगे और उस समय में वह मेरे साथ हमारे पिताजी श्री आनंद कुमार जी तथा श्री बेनीवाल जी भी मौजूद थे। उसकी ही आज चंडीगढ़ में
संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी घोषणा करने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और इस मामले में मैं मीडिया को ये भी अवगत कराना चाहता हूँ, इस बने गठबंधन को बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है और हम सभी को यह पूरी उम्मीद है कि यह बना गठबंधन हरियाणा प्रदेश में इस वर्ष होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपना बेहतर रिजल्ट लाएगा तथा अपनी सरकार भी ज़रूर बनाएगा। तो कुल मिलाकर के विधानसभा चुनाव को लेकर के आप देख रहे हैं कि गठबंधन का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। पार्टियां अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं। हालांकि इनेलो का बहुजन समाज पार्टी के साथ ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई गठबंधन हो रहा है, इसके पहले भी ये गठबंधन रहा है। ये अलग बात है कि इसके पहले 2018 में गठबंधन की बात हुई थी, तो फिर 19 के विधानसभा के चुनावों तक वो परवान नहीं चढ़ सका था, लेकिन उसके पहले गठबंधन में दोनों ही पार्टियां रही हैं। अब देखना यह है कि 24 के इस विधानसभा चुनाव से पहले जो सीटों के शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, इसके अलावा जो साझा एक तरीके का घोषणा पत्र है वो तय हो गया है, तो इसका जो असर है वो विधानसभा के चुनावों में किस प्रकार का रहेगा। क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल बार बार इस बात को कह रही है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों को 10-10 साल प्रदेश की जनता ने देख लिया है और अब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी प्रदेश के अंदर। ये दावे लगातार आप देख रहे हैं कि अभय चौटाला के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन अब गठबंधन से कितना इनेलो को फायदा मिलेगा ये आने वाले वक्त में तय होगा और इसका असर विधानसभा चुनावों में क्या होगा और पार्टियों की रणनीति पर इसका इंपैक्ट क्या होगा, जिसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सभी पार्टियां अपने अपने जीत के दावे जरूर कर रही हैं, लेकिन गठबंधन आपने देखा कि गठबंधन की जो राजनीति है वो प्रदेश में पहले भी रही है और इस बार क्या वो विधानसभा के चुनावों में असर दिखाएगी, ये देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब कुल मिलाकर के अब दोनों ही पार्टियों के बीच में एक तरीके का जो गठबंधन है वो हो गया है। इनेलो 53 सीटों पर, बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस सीटों का एक तरीके का जो फॉर्मूला है वो भी तय हो चुका है। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि गठबंधन को लेकर के जो स्थिति है वो पहले से ही बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। हालांकि 96 लोकसभा का जो चुनाव था उसके दौरान जो पहला गठबंधन है वो इंडियन नेशनल लोकदल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ किया था, जिसमें इनेलो ने 7 सीटों पर और बसपा ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। ये पहली बार गठबंधन हुआ था। इसके बाद बसपा ने अंबाला लोकसभा की जो सीट है उस पर जीत भी हासिल कर ली थी और इनेलो ने कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा और भिवानी में भी जो जीत है उसको दर्ज किया था। तो ये गठबंधन लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में बहुत कामयाब हुआ था, 96 के जो लोकसभा के चुनाव थे उस परिप्रेक्ष्य में। इसके अलावा फिर 2018 में बसपा और इनेलो के बीच दूसरी बार विधानसभा के लिए भी आपने देखा कि गठबंधन हुआ, लेकिन विधानसभा के चुनाव आते आते यानी कि 19 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ वहां तक ये गठबंधन परवान नहीं चढ़ा था और अब एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि 2024 में ये जो गठबंधन है वो चुनावों से ठीक 3 महीने पहले आपको बता दें कि बनाया गया है। तीसरी बार ये गठबंधन यानी कि आज 11 जुलाई 2024 को इसकी औपचारिक घोषणा हुई है, जिसमें इनेलो 53 और बीएसपी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो चुनाव को लेकर के जो गठबंधन है वो अब बन चुका है, लेकिन अब चुनावों में इसका इम्पैक्ट कितना होगा ये थोड़ा आज समझने की कोशिश करते हैं। इनेलो और बसपा का ये जो गठजोड़ है वो विधानसभा के चुनावों में क्या असर डालेगा और चुनावों में इसका जो इम्पैक्ट है वो किस प्रकार से पड़ेगा, इसके लिए अब चुनावों का भी इंतज़ार करना होगा। लेकिन फॉर्मूला तय हो गया है और गठबंधन के जरिए एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अपनी स्थिति को मजबूत करने की जो कोशिश है वो इंडियन नेशनल लोकदल के द्वारा की जा रही है। पार्टियां अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं। कांग्रेस ने भी आपने देखा कि तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज कांग्रेस की ओर से भी एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बीजेपी लगातार आप देख रहे हैं कि चुनाव की तैयारियों में है और ऐसे में अब इंडियन नेशनल लोकदल भी उसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए गठबंधन के सहारे अपनी जो सियासत है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसका जो असर है वो विधानसभा के चुनावों में कैसा होगा ये आज देखेंगे। और चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय करवा देते हैं। विधुरावल जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विधुरावल जी स्वागत है आपका इस चर्चा में। वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी आपका भी स्वागत। अजय गुलिया जी हैं हमारे साथ, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय गुलिया जी आपका भी स्वागत। विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेड्डी जी आपका भी स्वागत। और राकेश भड़ाना है हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। राकेश भड़ाना जी आपका भी स्वागत है।
विजयन जी, आज चर्चा की शुरुआत में आपसे करूंगा क्योंकि मुद्दा आज आपका है। इंडियन नेशनल लोकदल, जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को पहले भी बताया, इसके पहले एक बार आप लोग लोकसभा के चुनावों में गठबंधन कर चुके बहुजन समाज पार्टी के साथ। दोबारा हम लोगों ने देखा कि 18 में आप लोगों ने किया, लेकिन विधानसभा के चुनाव तक वो परवान नहीं चढ़ा। 24 में आप तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के भी आ गए। कैसे देखा जाए इस गठबंधन को और इसका इंपैक्ट क्या विधानसभा के चुनावों में पड़ेगा, इसको किस नजरिए से आप देख पा रहे हैं? आपका रिएक्शन चाह रहा हूं मैं इस पर। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बहुजन समाजवादी पार्टी के सभी साथियों को और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी साथियों को और इन सब के साथ हरियाणा प्रदेश के निवासियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जो ये गठबंधन बना है, ये मजबूती के साथ चुनाव में उतरेगा और प्रदेश के परिणामों को बदलने का काम करेगा। दूसरी बात देखिए, इस गठबंधन से जो मजबूती मिली, इस गठबंधन से दूसरी पार्टियों में खलबली जो मची, इस सोनीपत से मेयर भी हैं। अगर हम बात करें सभी बातों का एक जवाब तो ये है कि आज पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बीएसपी में गठबंधन हुआ है और हरियाणा की राजनीति में परिवर्तन अवश्य इसे संभव होगा। ये सारी जो चर्चाएं चल रही हैं आज हर जगह, ये जो चर्चा चल रही है चैनलों पर, टीवी में, पेपर में और आम जो बैठकों में भी चर्चा है कि भाई गठबंधन करके बहुत बड़ी सफलता इन दोनों दलों ने लेने का काम किया है। और अगली बात, गठबंधन की जो एक लगन लगा लो, गठबंधन के कार्यशैली लगा लो कि इतना शीघ्र घोषणा पत्र तक भी तैयार करके उसकी भी घोषणा करने का काम किया है। ये हो सकता है कुछ इसमें परिवर्तन हो जाए, लेकिन मोटे मोटे तौर पर घोषणा परिवर्तन। ठीक है विजय जी, देखिए इस चर्चा में थोड़ा सा समय मेरे पास सीमित है, इसलिए मैं दो प्रश्न पूछता हूं, बहुत शार्प में चाहता हूं उसका एकदम आप क्रिस्प जवाब दें। एक तो आम आदमी पार्टी के लिए क्या दरवाजे आप लोगों ने खोल के रखे हैं, मेरा प्रश्न ये। और दूसरा ये है कि जो दावे बार बार होते हैं, चाहे कांग्रेस को देखें या बीजेपी को देखें, भाई मुकाबला तो कांग्रेस बीजेपी के बीच में। भूपेंद्र हुड्डा ने इस बात को कहा भी कि भाई वोट काटने वाली पार्टी की प्रदेश के अंदर अब कोई जगह है नहीं। इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर चाह रहा हूं, बहुत क्रिस्प। देखिए, सबसे पहले बात तो है, वशिंग चौटाला जी बहुत पहले इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ जो भी पार्टी है, जो भी दल है, जो भी संगठन है, वो यदि वो हमारे साथ आना चाहता है तो उसका थर्ड फ्रंट में स्वागत है, अभिनंदन है। वो आए और उनको हम शामिल करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वो कांग्रेस और इनको छोड़ करके उनको शामिल किया जा सकता, ताकि थर्ड फ्रंट खड़ा करके उसका जो है मजबूती से मुकाबला किया जा सके। दूसरी बात जो आपने कही कि बीजेपी और कांग्रेस में ही कड़ा मुकाबला होने जा रहा है, ये बिल्कुल मैं इसको सिरे से नकारने का काम करता हूं। ये आपका व्यू है, हो सकता है, होना भी चाहिए, हर व्यक्ति का अपना व्यू होता है। नहीं, मेरा व्यू नहीं है, मैं ये कह रहा हूं पार्टियों के इस तरह की बातें। कांग्रेस भी ये कह रही, बीजेपी के भी नेता ये कहते हैं देखिए मुकाबला तो हमारे बीच में, आप लोगों को गिनते नहीं है। मेरा प्रश्न है ये, लेकिन मैं ये मेरा व्यू नहीं है, मैं ऐसा कह रहा हूं। हाँ, चलो आज से जो है ना, ये भी गिनेंगे कि भाई थर्ड फ्रंट जो बन गया है वो मुकाबले में है और कहीं ना कहीं वो हरियाणा प्रदेश की राजनीति। आपने कहा ये मुकाबले में। विधु रावल जी, ये जो गठबंधन बना, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं और इसका इंपैक्ट क्या होगा विधानसभा के चुनावों में? आयुष जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से आपके चैनल देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो सभी साथी हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद करूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। देखिए, मैं लगातार कहता रहा हूं कि 0 जमा 0 0 ही होता है। और आपने खुद अपने पैकेज में बताया कि किस प्रकार से खोया हुआ अपना वजूद तलाशने के लिए दोनों पार्टियां, जिनका वजूद खो चुका है, दोनों आकर खड़ी हो गई हैं। दोनों का हरियाणा के अंदर कोई वजूद नहीं है और यही इनकी समानता यहाँ से शुरू होती है। दोनों पार्टियां जो है राजनीतिक शून्य पर है, वजूद शून्य पर है। दोनों पार्टियां जो हैं इंडिया अलायंस में घुसने का असफल प्रयास करती रही। हम जानते हैं डिबेट्स हुआ करती थी किस प्रकार से कांग्रेस के साथ इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे साथी जाने की कोशिश करते थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से रुखसत हुए। याद करें वो दिन जो है मोटे मोटे आंसू बहा बहा के रो रहे थे जब इनको घुसने नहीं दिया गया था। और दोनों पार्टियों का यही हाल। दोनों पार्टियां बीजेपी के कंधों पर सवार होकर, कभी कभी जब सत्ता में आई तो दोनों पार्टियां बीजेपी के कंधों पर सवार होकर आए। अपना वजूद इन्होंने बीजेपी के कंधों पर खड़ा होकर बनाने का प्रयास किया है। चाहे लोकदल थी, बाद में समता पार्टी बनने का प्रयास किया इन्होंने, फिर इंडियन नेशनल लोकदल बनी। उधर बसपा ने भी इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से 3 बार मुख्यमंत्री बनी, बहन मायावती जी। इसी प्रकार से दोनों पार्टियां जो हैं बहुत भोंडे तरीके का जातिवाद करती रही। इन्होंने तो अभी कहा ही था, अभी रिसेंटली कंक्लूडेड इलेक्शन में अभय सिंह चौटाला जी ने तो कहा ही था, ये जाट और बनिए की लड़ाई है। इस प्रकार के डायलॉग पहले भी दे चुके हैं, जातिवादी डायलॉग। और उधर से भी हम सुन चुके हैं
तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, इस प्रकार के भोंडे जो डायलॉग हैं हम सुनते रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि गठबंधन जो है हरियाणा के इतिहास में, चाहे भारतीय जनता पार्टी जो है 48 साल लग गए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने में अपने दम पर, लेकिन बिना भाजपा के कोई भी गठबंधन हरियाणा के अंदर चल नहीं पाया। चाहे भारतीय जनता पार्टी का लोकदल के साथ गठबंधन हो, चाहे उससे पहले जनता पार्टी का गठबंधन हो 1977 में, चाहे बाद में हरियाणा विकास पार्टी का गठबंधन हो, चाहे उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल के साथ भाजपा का गठबंधन हो, भाजपा एक कैटलिस्ट के तौर पर हमेशा रही। बिना भाजपा के कोई गठबंधन नहीं चला। आपने 1996 का 2018 का जिक्र किया, इसी प्रकार से मायावती जी ने भी इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। याद है लोगों को, मुलायम सिंह जी के साथ गए थे, मिले मुलायम कान श्री राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, इस प्रकार के भोंडे नारे लगाए थे उन्होंने। और उसके बाद पीडब्ल्यूडी कांड हुआ था, फिर बुआ और भतीजा भी जुड़े थे, बुआ और बबुआ वाली भी हम स्टोरी जानते हैं, और उसके बाद कितने जो है कड़वाहट आ गई थी। तो मैं कुल मिलाकर, क्योंकि समय कम है आज की डिबेट में, तो इसलिए यही कहना चाहता हूं कि ये जो है ये ठीक है, इन्हें प्रयास करना चाहिए, लेकिन हरियाणा के अंदर इनका वजूद नहीं। और आपने पहले कह दिया 0/0 कुछ नहीं होने वाला। ठीक है वेद प्रकाश विद्रोही जी, ये गठबंधन क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो ये कह रहे हैं कि हम थर्ड फ्रंट बना रहे हैं, यानी कि बीजेपी कांग्रेस से जो भी नाराजगी है सरकार इस बार बनाएंगे ये थर्ड फ्रंट वाली, इसलिए गठबंधन हुआ। विद्रोही जी। आयुष जी, आपको और मेरे सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, जो बसपा अपने मूल राज्य उत्तर प्रदेश में शून्य हो चुकी, हरियाणा में ना उसकी कोई लंबी चौड़ी हैसियत पहले थी, न आज है, न आगे रहेगी। और दूसरी बात, अगर पिछले 2 सालों से आप बसपा के क्रियाकलाप देखो तो सारा देश जानता है, इवन टू बसपा का जो उत्तर प्रदेश में वोटर रहा है वो भी जानता है कि बसपा की डोर भाजपा के पास है। हर जगह भाजपा उम्मीदवार तय करती है, मायावती जी केवल उत्तर प्रदेश में और देश के अन्य राज्यों में सिंबल देती है। उसी के चलते बसपा का जो मूल वोटर था वो बसपा से हट चुका। आज बसपा भी 0 है, इनेलो भी 0 है, और हरियाणा की जनता अच्छी तरह जानती है दोनों ही भाजपा के पेरोल पर हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में कोई आंशिक असर भी इनका होगा। लेकिन विद्रोही जी, बसपा ने तो और बीजेपी को नुकसान किया उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे सीटों का अगर आप आकलन करें तो भाजपा को ज्यादा नुकसान पहुंचाया जहां जहां कैंडिडेट मायावती जी ने दिया। वो आपका आकलन है, उसने जो उम्मीदवार खड़े किया। मैं आप नहीं, मेरा आकलन नहीं है, वो आकलन आप देखेंगे ना तो उसमें नुकसान उनकी पार्टी को ज्यादा हुआ। बहुत सारी आयुष जी, ये आपका आकलन हो सकता है, मैंने भी तो आकलन किया है ना। आपका अपना आकलन है, क्योंकि बीजेपी हार गई इसलिए ये कहते हैं कि भाई उनका प्रकाश जी 18 सीटों पर अगर बसपा का उम्मीदवार ज्यादा वोट करता तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत रही है। ये पब्लिक फोरम में ना, मेरा आकलन नहीं, मैं तो कह रहा हूं भाई, वो तो आप वो असेसमेंट आप कर रहे हैं। उनका जो वोट बैंक है वो बीजेपी को ट्रांसफर हुआ वो कट गया भाई, मायावती ने जहां जहां कैंडिडेट उतारे। आकलन जी आप लोग 18 सीटें, ठीक है विद्रोही जी, हाँ विद्रोही जी की बात है। मेरी फिर क्या जरूरत है? जब आप लोगों ने आकलन करना है तो कर लीजिए, मुझे क्या आपत्ति है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि बसपा का जो कोर वोटर है भाजपा की मिली भगत के कारण उससे हट गया और वो कांग्रेस की तरफ आ गया। जब वो कांग्रेस की तरफ उसका कोर वोटर आ गया तो स्वाभाविक है भाजपा को नुकसान होगा। भाजपा यही चाहती थी कि बसपा का कोर वोटर बसपा को मिले, नहीं मिला बसपा को कोर वोटर, वो सीमित वोट रह गए, उसकी वजह से उनका गेम प्लान फेल हो गया। यही बात तो मैं कह रहा हूं। हरियाणा के अंदर जहां तक है, हरियाणा में भी इनका यही गेम प्लान है, परंतु हरियाणा के अंदर कभी भी दलित वर्ग बसपा के साथ रहा ही नहीं है। आज न इनेलो का कोई बहुत बड़ा वजूद है, न बसपा का बहुत बड़ा वजूद। ये हमारा मानना है, ये क्या सोचते हैं इनका लोकतांत्रिक अधिकार है जिसे मैं रोक नहीं सकता। राजनीतिक विश्लेषक क्या सोचते हैं, राजनीतिक विश्लेषकों का अधिकार है। आपने मेरी बात पूछी, मैं तो अपनी ही बात कहूंगा। तो मेरा ये मानना है कि बसपा और इनेलो ये अपना एक एक खाता भी खोल लेंगे तो इनकी बहुत बड़ी जीत होगी। ठीक है, आप भी उसी पॉइंट पर हैं, आप भी वही कह रहे हैं कि इनके गठबंधन से कोई फर्क विधानसभा के चुनाव में नहीं पड़ना। ठीक है, फर्क थोड़ा पड़ेगा, सुन लीजिए, थोड़ा फर्क पड़ेगा। मैं कल्पना लोक की बात नहीं करता। देखिए, ना इनके पास उम्मीदवार है, कौन से दल के पास भी उम्मीदवार नहीं है। ये लोग कहीं कांग्रेस के जिनको टिकट नहीं मिलेगी, कहीं भाजपा के उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिलेगी, उनको टिकट देंगे। हो सकता है दोनों दलों के कहीं कहीं मजबूत उम्मीदवार इनको मिल जाए, वो थोड़ा बहुत कहीं नुकसान हमको कर देंगे, कहीं थोड़ा बहुत नुकसान भाजपा कर देंगे। इसके अलावा इनका कोई इंपैक्ट नहीं है। गुलिया साहब
कैसे देख रहे हैं इस गठबंधन को, क्योंकि यहाँ तो थर्ड फ्रंट की बात हो रही है कि भाई जो कांग्रेस बीजेपी में नहीं है वो तीसरे वाले सब एक साथ शामिल हो जाएं। इस गठबंधन का कोई इंपैक्ट देख रहे हैं विधानसभा चुनाव में? नहीं, देखिए इम्पैक्ट मुझे ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं देखिए 2 दल आए हैं, उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से कोई गठबंधन कराया है, तो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, शुभकामनाएं उनको देंगे। लेकिन मैं एक चीज मानता हूँ कि विधानसभा के चुनाव में इसका कोई बहुत बड़ा असर होने वाला है नहीं। और ये तो देखिए मैं भविष्य तो देख नहीं सकता, लेकिन आकलन नहीं कर सकता हूँ कि इस प्रकार का जो ये गठबंधन है पहले भी हुआ फिर टूट गया, किस प्रकार से है। अब गठबंधन होते हैं टूटते हैं, तो प्रीपोल अलायंस है इनका, दोनों पार्टी ने मिलकर के बात करी है, क्या मसौदा तैयार किया हुआ तो ये जानते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से और जननायक जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कि हरियाणा प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट या असर ही गठबंधन का होने वाला नहीं। ठीक है। राकेश भड़ाना जी, आम आदमी पार्टी के लिए अभी विजेंद्र अडूर जी ने भी यही बात कही, अभय चौटाला जी की तरफ से भी यही बात कही गई कि भाई देखिए जो थर्ड फ्रंट हम बना रहे हैं उसमें हर वो पार्टी जो बीजेपी या कांग्रेस में नहीं जाना चाह रही उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। क्या आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इस गठबंधन का हिस्सा हो सकती है? देखिए आयुष जी, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता है वो इस बात को तय करेंगे कि किस गठबंधन के साथ जाना है, किस गठबंधन के साथ नहीं जाना हरियाणा में। परंतु आज हम पूरी तरीके से तैयार है आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपने दम पे चुनाव लड़ने के लिए, और ये पूरा हरियाणा जानता है इस बात के लिए कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने जी विद्रोही जी मैं करवाता हूं सही, भड़ाना जी बात रखें। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले दिनों हरियाणा में भी दौरे हुए और दिल्ली और पंजाब में जो सुविधाएं हमने दी वो आज हरियाणा के लोग भी चाहते हैं कि हमें मिले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देखिए हरियाणा में 10 साल के राज में जितने भी वादे किए वो सारे फेल हो गए। अभी हमारे प्रवक्ता कह रहे थे 0/0 ये गठबंधन। मैं इनसे कहता हूं कि आप भी ऐसे गठबंधन किए थे आपने हरियाणा में। अगर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा विश्वासघात किया तो इन गठबंधनों के साथ किया। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि चौधरी IND से आपने गठबंधन किया, उनको छोड़ के आपने उनके पीठ में छुरा घोंपा। चौधरी बंसीलाल के समय में उन्होंने गठबंधन किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो उनके भी पीठ में छुरा घोंपा। उसके बाद इन्होंने हजका में गठबंधन किया कुलदीप बिश्नोई के साथ, तो उनमें भी इन्होंने पीठ में छुरा घोंपा। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जिसके साथ गठबंधन किया उनमें उनके पीठ में छुरा घोंप के आज ये इस कंडीशन में आ गए हैं। परंतु 10 साल के शासन में मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में जितने भी इन्होंने वादे किए एक वादा कर दे, बता दे जो इन्होंने पूरा किया हो। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हालात हो गए हरियाणा में कि खुद भारतीय जनता पार्टी जानती है कि आज जो आने वाले विधानसभा के चुनाव है उनसे सीधा सीधा अगर किसी का मुकाबला है तो आम आदमी पार्टी का मुकाबला, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पिछले कांग्रेस से भी मुकाबला नहीं है, मुकाबला आम आदमी पार्टी से है। नहीं, आम आदमी पार्टी से सीधा मुकाबला, क्योंकि अगर मोदी जी किसी से डरते हैं और भारतीय जनता पार्टी किसी से डरती है तो अरविंद केजरीवाल गठबंधन पर ये क्यों कह रहे हैं शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा? सीधे बोलिए ना कि आपको गठबंधन की आवश्यकता ही नहीं है, जब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ सब डर रहे हैं आपसे, मोदी जी भी डर रहे हैं, यहाँ पे आपका बीजेपी का नेतृत्व भी डर रहा है, कांग्रेस भी आपसे डर रही है, जननायक जनता पार्टी भी आपसे डर रही है, तो आप सीधा कहिए कि नहीं आपको गठबंधन की आवश्यकता नहीं, जैसे कांग्रेस ने क्लियर कहा कि हम किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि हमें किसी से गठबंधन की जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी राजनीति में परिस्थितियों का खेल है। अगर हमारे शीर्ष नेता जो आदेश इतना कॉन्फिडेंट नहीं है फिर कह रहे हैं परिस्थितियों का खेल है। या तो कॉन्फिडेंट होंगे या परिस्थितियां वैसी होंगी, दोनों में से एक ही चीज होगी ना। मैं कह रहा हूं परिस्थिति आपके पक्ष में है, अगर डर रही है, सत्ताधारी पार्टी आपसे डर रही है, उन्होंने कुछ किया नहीं तो आपको गठबंधन में जाने की आवश्यकता ही नहीं, फिर इसमें इफ बट कहां रह जाता है? मैं तो ये बात कर रहा हूं, परंतु शीर्ष नेता ये तय करेंगे। परंतु अरे शीर्ष नेता को तो आप ही फीडबैक देंगे ना। आप तो यहाँ चर्चा में बैठे हैं ना, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप ग्राउंड पर रहते हैं, आप बता रहे हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं, बीजेपी डरी हुई है हमसे, कांग्रेस के ऊपर लोग जाएंगे नहीं क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार बना रही प्रदेश के अंदर। तो सीधे कहिए ना, यहाँ से अभय चौटाला जी को संबोधित करिए और कहिए कि हमको कोई गठबंधन की आवश्यकता नहीं। हमारा मुकाबला नहीं, गठबंधन की हमें आवश्यकता नहीं है, परंतु राजनीति में तो सब विकल्प खुले होते, परिस्थितियां बदलती रहती है। अब ये तो चिट भी मेरा पट भी मेरा वाली बात हो गई ना। या तो इतना कॉन्फिडेंट होकर के मत कहिए, आप ये कहिए कि हम मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन कोई डरा हुआ है इस तरह की बातें ना कहिए। नहीं ठीक है, आपका राइट है, आप लड़िए चुनाव, आप ये कहिए कि आप इनको हराएंगे, लेकिन ये मत कहिए ना कि सब डरे हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि आप भी उसी मुकाबले में हैं जिसमें कांग्रेस है, जिसमें जननायक जनता पार्टी है, जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल, लेकिन अगर कॉन्फिडेंट है तो फिर उस बात को मत कहिए। ठीक है।
ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये बात तो जिस तरीके से जाति कर रहे हैं हरियाणा पूरे देश को नहीं पता नहीं है, वो बात आप ठीक है जानते आपकी, हैं। वो बात ठीक है, वो जनता के बीच में जाके बताइए। मैं ये कह रहा हूं अगर सब डरे हुए हैं आपसे तो आप केवल क्लियर कट कहिए कि कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं। मैं ये कहता हूं कि भाई आम आदमी पार्टी को कोई गठबंधन की आवश्यकता नहीं। शीर्ष नेता तय करता है, हर पार्टी का शीर्ष नेता तय करता है, ठीक है, ये तो आप जानते हैं, तय करता है। तो फिर शीर्ष नेतृत्व ये तय कर देगा तो फिर इसका मायने ये हो जाएंगे ना कि आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं है, या तो ऐसी बात मत कहिए, और अगर कॉन्फिडेंट है तो फिर ये मत डालिए, फिर ठीकरा शीर्ष नेतृत्व मत फोड़िए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुकाबला है, ये शब्द सही है, लेकिन वो कोई डरा हुआ है, ये गलत बात, ये गलत बात। रेडू साहब डरा हुआ, ठीक है, कोई डरा हुआ भाई, क्यों कोई किसी से डरा हुआ नहीं, किसी को डराइए मत, मैं केवल इतना कह रहा हूं। रेडू साहब ये 0/0 इसका कोई हासिल नहीं होने वाला है। आप गठबंधन कर भी रहे हैं तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, आपकी बात आ गई। एक सेकंड रेडू साहब, भारतीय जनता पार्टी अगर किसी से रेडू साहब ठीक है, राकेश भड़ाना जी, एक तरफ तो दरवाजे भी खोल के रख रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कर रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं, ऐसा होता नहीं है ना रेडू साहब। ये 0/0 से कुछ होने वाला नहीं है। ये तो शीर्ष नेता, ये तो कुछ भी कहें, इनके कहने से जनता नहीं चलती है, जनता अपना मन से चलती है, अपने विचार से चलती है। और देखिए हरियाणा में सबसे ज्यादा, अरे ठीक है भड़ाना साहब सुनिए भाई, तो फिर इंतजार कर लीजिए ना, इतना कॉन्फिडेंट मत होइए, पहले शीर्ष नेतृत्व के फैसले का इंतजार करिए। फिर तो आज डिबेट हो रही है, आज की बात तो बोली जाएगी ना। 1996 में हमारा डराइए मत ना भाई, ये मत कहिए कि कांग्रेस की भी सरकार नहीं आ रही, आपकी सरकार आ रही है, ऐसा मत कहिए। अगर रास्ते खुले हैं तो आप ये कहिए कि मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, बट दावे करेंगे तो मैं ये प्रश्न पूछूंगा। ठीक है भड़ाना साहब, हो गया, इससे ज्यादा समय नहीं दे सकता मैं, इससे ज्यादा समय नहीं दे सकता। अभी रेडू जी का समय, ठीक है, आ गई बात, आपकी यह बात आ गई, आपका शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा, फिर हम चर्चा कर लेंगे। रेडू साहब जब 1996 में हमारा समझौता हुआ था बीएसपी के साथ और 1998 में लोकसभा के इलेक्शन हुए तो हमारे गठबंधन ने 5 सीटें जीतने का काम किया था, वो उसका इम्पैक्ट था। उस टाइम भी यही कहते थे कि बीएसपी का हरियाणा प्रदेश में कुछ 5 एक बीएसपी ने जीती, 4 इनेलो ने जीती। 99 में 5 हमारे साथ मिलकर जीते थे, हमारे साथ मिलकर 99 में जीते थे, जब 5 ही लड़वाई थी और 5 ही जीत गए थे आप। 4 जीते थे 1998 में आप, एक बीएसपी जीती थी, 5 हो गए। 3 + 1 थे सारे, 3 + 1 जीते थे। ये इसका इम्पैक्ट था और वो इम्पैक्ट अब भी आएगा। ठीक है, ये विरोधी दल है, ये तो कहेंगे, इनका फर्ज बनता है, राजनीतिक धर्म बनता है 0 जी, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 0 नहीं है। वो एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा स्थापित की गई पार्टी है जिसको पूरा विश्व पूजता है, और जो बीएसपी पार्टी है वो ऐसे हमने ऊपर प्रधानमंत्री बनाया था जिनको सारा विश्व पूजता है। चौधरी काशीराम जी को और बहन मायावती देवी जी उनकी जो न संरक्षक है, वो पार्टी को संभाले हुए है। हरियाणा प्रदेश में जहां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में विभाजन के कारण हमारा वोट बैंक छिटक गया था, इसमें कोई संशय नहीं है। अदरवाइज तो 2014 में हमारी जो ना 2014 में प्रतिपक्ष के नेता हम थे, 19 सीटें हमने जीती, 2 लोकसभा जीती। जब हरियाणा प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लगा हुआ था, तब भी हरियाणा प्रदेश की दूसरे नंबर की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बनी थी। और आज भी लोकसभा में जबकि ध्रुवीकरण पोलराइजेशन हुआ था, ध्रुवीकरण था वोटों का, उसके बावजूद भी यदि हरियाणा प्रदेश में कोई तीसरे नंबर की पार्टी बनी तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही बनी। और देखना इसका इम्पैक्ट, इन सभी को इस बात की चर्चा के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि ये समझौता है तो इसके क्या क्या इम्पैक्ट जाएंगे। और गारंटीड हमें बुलाया है भाई, हम टॉपिक रखकर हमें इनवाइट किया गया, लोकदल पार्टी और टॉपिक रखवाया है। सरकार होगी, हरियाणा प्रदेश में अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री होंगे, आप इसको लिख करके ले जाना। हम आपको बधाई देते हैं, आपका 10 साल का शासन जैसे भी किंतु परंतु करके निकाल लिया आपने। 10 साल नहीं, लेकिन विजेंद्र रेड्डी जी भाई दोनों जगहों पर यहाँ पर आकलन हुआ ना। बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, जहां की वो पार्टी है, जहां की मूलतः बेस्ड वो पार्टी, वहां की स्थिति का आकलन किया। फिर इंडियन नेशनल लोकदल क्यों आकलन कर रहे हैं प्रदेश के लिहाज से, और कह रहे हैं कि जब दोनों पार्टियां मिल भी रही हैं तो उससे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला ना। यही तो सबके तर्क है यहाँ पर। हाँ देखिए, ये इनके तर्क है तो तर्क देंगे ही, इनको तो देने ही पड़ेंगे। हरियाणा प्रदेश में है कहाँ? देखिए कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से दिन प्रतिदिन घटती ही जा रही है, जबकि 30 MLA वाली पार्टी को बढ़ोतरी पर चलना चाहिए था या घटोतरी पर चल रही है, डिक्रीजिंग में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के हालात आप सबके सामने, किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश को बैक पर लाने का काम किया। बेरोजगारी में नंबर 1, शिक्षा में सबसे पिछड़े हुए, स्वास्थ्य की कोई सेवा नहीं है, हॉस्पिटलों में सुविधा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, महंगाई ने सबको मार रखा है, सभी वर्गों के ऊपर लाठियां भाजने का काम किया है।
तो छोड़ क्या रखा। और सबसे बड़ी विफलता इस सरकार की, आयुष जी अपने ही किए हुए फैसले को बदलने का काम कर रही है। इससे बड़ी असफलता इनके लिए और क्या होगी। जो ये मजबूती के साथ सरपंचों को चोर कहते थे, डाका नहीं मारने देंगे, लूटने नहीं देंगे, चोरी नहीं करने देंगे, आज जबकि डिमांड 20 लाख की होती है। ये बातें आप कह तो रहे हैं ना, इसका इंपैक्ट अब देखेंगे, हम लोग इंतजार करते हैं ना चुनावों तक का। ठीक है विदुरावल जी, पहले वो चोर थे, ईमानदार होंगे सारे। इस प्रकार से दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। ना तो कभी किसानों के बारे में कोई गलत बात कही गई, ना सरपंचों के बारे में कही गई। आपने हजारों बार कहा। विजय जी, मैं आपकी बात का मैं अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। आपने जो कहा उस पर मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। खुद आपने हजारों बार कहा। नहीं भाई साहब, ऐसे नहीं। देखिए, जो गलत करता है वो पूरी कम्युनिटी गलत नहीं करती किसी एक व्यक्ति के गलत करने से। कोई एक व्यक्ति जो है बंगाली युवती के साथ दुष्कर्म करता है तो सारे किसान नहीं करते। कोई एक व्यक्ति करता है। कोई एक दलित युवक को मारकर अगर उल्टा लटका देता है तो सारे किसान नहीं करते। इसी प्रकार से जब आप कोई एक व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करता है और इतने प्रयासों के बावजूद भी कभी भी 10% भी सरपंच नहीं जुट पाए, लेकिन ये कहना कि सारे सरपंचों को लाठी मार दी, सारे सरपंचों को कह दिया, ये अच्छी बात नहीं। कुल मिलाकर वापस मूल विषय पर आते हैं। देखिए, जब समय ऐसा आ गया कि किसी भी पार्टी के साथ जाकर गठबंधन करना, जिस पार्टी के बारे में चौधरी देवीलाल जी कहकर गए थे मेरी 7 पुश्तें भी कांग्रेस पार्टी से दूर दूर तक कनेक्ट नहीं होंगी, क्या साल भर पहले हम नहीं देख रहे थे कितने ललायत थे इंडियन नेशनल लोकदल वाले। कांग्रेस वालों ने दरवाजा बंद किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाकर 10 जनपद पर दरवाजे इनके बंद किए, नहीं तो ये तो वहां दिल्ली पर भी मिलाए थे। आज कह रहे हैं गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई गठबंधन बनाएंगे हम लोग। ये मजबूरी है आपकी, ये आपकी कोई चॉइस नहीं है। और कहते हैं बेगर्स आर नॉट चूजर्स। इस नाते से आप अपनी स्थिति में नहीं है। दूसरी बात जल्दी से मैं ये कह दूं कि आप लोग जो हैं, आप कोई बहुत बेहतर विजन नहीं लेकर आ रहे हैं। आपने जो आज घोषणाओं की एक बात की है, ये वही है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द पर्सन हु डज नॉट हैव टू डू इट हिमसेल्फ। आपकी क्योंकि सरकार आनी ही नहीं है, ना नोमन तेल आएगा होगा, ना राधा नाचेगी, इसलिए आप तो चांद और तारों को भी वादे कर सकते हो। आपको पता है आपकी सरकार कहीं दूर दूर तक भी नहीं आएगी और आपकी घोषणाओं में ये बात आती है। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि SC ST के जो पद भरे जाने थे वो बैकलॉग भी आपने नहीं भरा, उस पे भी वो नौकरियां देने वाले हैं। बहुत सारी घोषणाएं आज इन्होंने की हैं और फोकस SC ST पर इसलिए था क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, तो ये बड़ा मुद्दा तो बनेगा प्रदेश के अंदर। एक बात तो स्पष्ट है जी कि इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के शासन में जितना दलित वर्ग के साथ अत्याचार हुआ है उसने जाकर मानवता को शर्मसार किया है। मिर्चपुर का कंडेले के कांड, पूरे के पूरे गांव पलायन कर जाया करते थे। किस प्रकार से सरकारी संरक्षण रहा करता था और नेता बेशर्मी से आकर दलितों के ऊपर अत्याचारों को यूं हवा में उड़ा देते। एक बार अखबार पीछे पलट दे तो ध्यान आ जाएगा। ये मेल ही बेमेल है, यानी शोषणकर्ता का और शोषक का मेल जो है, ये इसलिए ही जो है हरियाणा में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। याद करेंगे यार, मारने वाले तो यही लोग थे, दलितों को ऊपर इतने भयंकर जिन्होंने अत्याचार किए और जितनी भोंडे तरीके से जातिवाद किया उन्होंने, वो लोग आकर आज रक्षक बनने की बात कर रहे हैं, जैसी बात हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर ये विषय यही है कि ये मजबूरी है, इसलिए गठबंधन जरूरी है। ये मजबूरी ये है कि ये सभी जो हैं आज किसी भी तरीके से अपनी अपनी पार्टियों की मान्यता बचाने के चक्कर में खड़े हैं। आम आदमी पार्टी तो कह रही है विदु रावल जी के डरे हुए हैं आप लोग। भाई देखो, आम आदमी पार्टी ने हंसाने का काम कर दिया, हालांकि आज दिन हंसने का नहीं है। मूनक नहर जो है वो जाकर बवाना में टूट गई है और दिल्ली जो देश की राजधानी, हम सबको शर्मसार करके बाद कि दिल्ली के अंदर जो है 10-10, 12-12 फुट जो है जे कॉलोनियों के अंदर अगर पानी जा रहा है और कश्तियों की जो तस्वीरें अगर दुनिया भर में हो रही है, तो दिल्ली को वेना बनाने के, दिल्ली को लंदन बनाने के जो वादे थे वो सामने मुंह पर आकर दिखते हैं। फिर भी यहाँ पर बेशर्मी से कुछ भी कह जाना, मुझे लगता है इस प्रकार की राजनीति पर कभी ना कभी ब्रेक लगनी चाहिए। जनता गौर से देख रही है और जनता ब्रेक लगाए। मैं बहुत आश्वस्त हूँ, बहुत आशावान हूं मैं कि जनता इस राजनीति पर, यह झूठ की राजनीति जो राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल जिस पर चले हुए हैं और अभय सिंह चौटाला जिसको फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर ब्रेक लगनी निश्चित है। ठीक है विद्रोही जी, कांग्रेस कह रहे हैं कि बढ़ने के बजाय कम होती जा रही है, इंडियन नेशनल लोकदल का ऐसा कहना, और इसीलिए कह रहे हैं कि ये गठबंधन आप देखिएगा कि इस बार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से इंपैक्ट डालने वाला है। विद्रोही जी देखिए आयुष जी, टेलीविजन के ऊपर बैठकर कपोड़े ठोकना, हवाई बातें करना बड़ा आसान काम है। आप स्वयं एक पत्रकार हैं, मुझे बता दें, कांग्रेस घट रही है तो क्या कोई लोग इनेलो में जा रहे हैं क्या? भाजपा अगर घट रही है तो क्या लोग इनेलो में जा रहे हैं क्या?
अगर कुछ कांग्रेस के लोग भाग रहे हैं तो क्या तो भाजपा में जा रहे हैं, यदि भाजपा के लोग भाग रहे हैं तो कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, इनेलो के लोग, जजपा के लोग अगर कहीं जा रहे हैं तो कांग्रेस और भाजपा में जा रहे हैं, और कहीं तो कोई नहीं जा रहा। आप पार्टी के लोग आ रहे हैं तो कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर ये मजबूत होते तो कोई तो इनकी तरफ जाता। ये कह रहे खलबली मच गई, कहां खलबली मच गई, कौन सीरियस ले रहा है? हर राजनीतिक दल को तीसरा मोर्चा बनाओ, चौथा मोर्चा बनाओ, हर चुनाव के अंदर इन्हें लोग तीसरे मोर्चे का राग अलापते रहते हैं। मैं तो 20 साल से देख रहा हूं, और 20 साल से मैं अपने लिखित वक्तव्य आपको दिखा दूं जो मैं कह रहा हूं कि इन्हें लोग तीसरा मोर्चे के नाम पर पूरे प्रदेश को मूर्ख बनाती रहती है। कोई तीसरा चौथा मोर्चा नहीं बनना, सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी में है। हाँ, पहले ये लोग मजबूत थे, ये मजबूत थे तो भाजपा के साथ मिलकर, रावल जी ने सही कहा, इन्होंने सरकारें भी बनाई, ये गठबंधन कर कर कांग्रेस से मुकाबला करते थे। या अगर इनका गठबंधन नहीं होता था तो कांग्रेस इनेलो का मुकाबला होता था। आज ठीक, अभी मजबूत में इनकार नहीं कर रहा कि मजबूत पार्टी थी इनेलो, इसीलिए तो कांग्रेस से मुकाबला करती थी। अब हालात ये हो गए, इनेलो का स्थान भाजपा ने ले लिया। जो इनेलो की पोजीशन थी वो भाजपा की आ गई, कांग्रेस तो वहीं खड़ी है, कभी हार जाती है कभी जीत जाती है। कांग्रेस तो 1 नंबर पर 2 नंबर की पार्टी पहले भी थी, आज भी है। तो आज भी इनेलो की बजाय बीजेपी से हमारा मुकाबला है। और रही दूसरे दलों की बात, पहले भी दूसरे दल चुनाव लड़ते थे, बसपा के लोग पहले भी चुनाव लड़ते थे, एक एमएलए बसपा के बन जाते थे कहीं से, कहीं भाजपा के लोग भी चुनाव लड़ते थे, उनके भी 1-2 एमएलए बन जाते थे। लेकिन विद्रोही जी, जो पार्टी जीतने का दावा कर रही होती है, जैसे आप ये कह रहे हैं कि इस बार 10 साल हो गए इनको, तो इसलिए कांग्रेस के ऊपर जनता इस बार भरोसा करने वाली है। आपने कहा कि जो कैंडिडेट की नाराजगी होगी, जिनको ये लोग टिकट दे देंगे, तो आपको नहीं लगता है कि वो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा देंगे फिर? तो आयुष जी आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, अभी तो जनता ने फैसला दिया है, इन्हें लोग 1,70,000 वोट मिली है पूरे हरियाणा के अंदर। अगर ये इतने ही मजबूत होते, क्या और जगह क्षेत्रीय दल नहीं थे क्या? और जगह भी क्षेत्रीय दल थे, और कई स्थानों पर ऐसे भी क्षेत्रीय दलों के मैं नाम गिना सकता हूं जो न भाजपा के साथ थे न इंडियन अलायंस के साथ थे, फिर भी वो मजबूती से उन्होंने हारे, पर मजबूत अच्छी वोट मिली। हार जीत से किसी दल का आप ये नहीं कह सकते कि वो वाइप आउट हो गया, वो शून्य हो गया। दल का पता ये चलता है उसको वोट कितनी मिली, जन समर्थन कितना मिला। हार कर भी अगर आपको अच्छा जन समर्थन मिलता है, आप मान लो हरियाणा की 10 की 10 सीट हार गए और आपको जन समर्थन अच्छा मिला, तो इसका मतलब आपका वजूद है। और हारने के बाद आपको वोट ही नहीं मिली, जनता ने आपको शर्मसार करने लायक वोट दी, इसका मतलब है जनता। लेकिन उसी इंडिया अलायंस का पार्ट रही आम आदमी पार्टी तो कह रही कि कांग्रेस का भी कोई वजूद नहीं भाई, हम तो सरकार बनाने जा रहे हैं प्रदेश के अंदर। वो डर रही, बीजेपी डर रही, आप डर रहे हैं, वो तो सरकार बना रहे हैं प्रदेश में। आपके सामने पंजाब में भी यही कहते थे, आपकी बहसों में उनकी ये चर्चा होती थी। क्या हुआ पंजाब के अंदर? कांग्रेस ने तो 7 सीटें जीती हैं और इन्होंने 3 सीट जीती है, सरकार है उनकी, उनके 192 एमएलए थे। कहने से कुछ नहीं होता, लोकतंत्र के अंदर जनता का जनादेश ही अंतिम होता है, और जनता का जो इंडिकेशन होता है वो अंतिम होता है। आप माने या ना माने आपका अधिकार है, लोकदल बसपा माने या ना माने उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। हरियाणा की जनता का बड़ा स्पष्ट फैसला है कि आने वाला चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच में होगा। कांग्रेस का ये मानना है हम 55 से 60 सीटें जीतेंगे, भाजपा ये कहती है हम सरकार बनाएंगे। अब हमारे दोनों के दावे में किसका दावे में दम है, ये अक्टूबर के अंदर जनता तय कर देगी। हरियाणा का जो रुझान है वो तय करेगा। रुझान हमारे पक्ष में है, लोग ज्यादा हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए तो फिर मुझे लगता है विद्रोही जी चुनावों का ही हम लोग इंतजार कर लेते हैं। गुलिया जी, हाँ जी, सही कह रहे हैं आप 100% सही कह रहे हैं, इंतजार कीजिए चुनाव। ठीक है, मैं आपकी बात से 100%। गुलिया जी, जननायक जनता पार्टी अगर किसी अलायंस का हिस्सा नहीं है तो मुझे लगता है कि फिर तो आप लोगों के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो इंडियन नेशनल लोकदल ये कह रही है कि भाई थर्ड फ्रंट के माध्यम से अब वो जो है प्रदेश के अंदर एक माहौल बना रहे हैं और सबको ये पता चलेगा इस बार विधानसभा चुनाव में कि ये जो गठबंधन है वो क्या इंपैक्ट डालने वाला है। क्या जननायक जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है ये गठबंधन? नहीं, देखिए हमारे लिए गठबंधन तो चुनौती नहीं है, चुनौती हमेशा ही रहे हैं। और जननायक जनता पार्टी के सामने तो चुनौतियां शुरुआत से रही। जब जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ, विपरीत परिस्थितियों में हुआ, किस तरह से दुष्यंत जी को और दिग्विजय जी को, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को पार्टी से निकाला गया,
बिना झंडे और डंडे के बहस चल रही थी मैं जी गुलिया जी, बहस चल रही थी वो। जी आप बताओ, मैंने म्यूट कर दिया मेरा। अरे विद्रोही जी भाई चर्चा में बैठे हैं, आपकी आवाज जा रही है ऑन एयर, थोड़ा सा ध्यान रखें। कर दिया आपने गुलिया जी म्यूट कर लीजिए, वेद प्रकाश जी म्यूट कर। गुलिया जी बात रखें। 10 महीने पुरानी पार्टी को लोकसभा में, जबकि हमें मत प्राप्त नहीं हुए, 10 की 10 सीटें हमारे और बुरी तरह है, लेकिन विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से लोगों ने प्यार वोट के रूप में अपना आशीर्वाद दिया, 10 विधानसभा की सीटें में जिताने का काम करा, उसकी बदौलत दुष्यंत जी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने। हम लोगों ने काम किया। देखिए अब बेशक हम भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग है, लेकिन दोनों ने मिलकर काम किया। कौन काम किसके हिस्से जाएंगे, किसके हिस्से के क्या काम थे, वो तो चुनाव में पता लगेगा। हम जा करके अपनी बात कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपनी बात कहेगी। आज हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो दोनों ही पार्टियां अपनी बात करेंगी, उनको भी राइट है अपनी बात। लेकिन अलायंस होने से, चूंकि अभी गुलिया जी आपने लोकसभा चुनाव को देखा, एक तरफ इंडिया अलायंस था, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी थी। इंडिया अलायंस जब अलायंस होकर के उसने सीटों को लड़ा तो देश के अंदर हम लोगों ने देखा कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस उनकी भी अपने हिसाब से रही। अब आपको ये नहीं लग रहा प्रदेश के लिहाज से अगर एक अलायंस इस तरह का खड़ा हो जाएगा तो वो आपके लिए भी एक बड़ी चुनौती हो जाएगा, क्योंकि आप तो अलायंस का हिस्सा है नहीं। देखिए चुनौतियां तो हमेशा जीवन में रहती हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अलायंस हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हमने देखिए अभी रिसेंटली हम लोग सरकार में थे, दुष्यंत जी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे। हमने जिस प्रकार का काम किया वो काम लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, हमारे किए हुए काम लोगों के बीच में जाकर के बताएंगे। लोग जरूर हमें वोट के रूप में अपना आशीर्वाद देंगे। लेकिन लोकसभा का चुनाव 2 पक्ष में बट गया था हरियाणा प्रदेश के अंदर, या तो मोदी को बनाना है या मोदी को हटाना है। तो ना तो हम मोदी को बनाने के साथ थे, ना मोदी को हटाने के साथ थे, ना हम कांग्रेस के साथ थे, ना भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। तो इसीलिए इस चुनाव में हमारे लिए कुछ रह नहीं गया था। मैं स्पष्ट रूप से आपके टीवी चैनल पे स्वीकार करता हूं कि हमारे लिए चुनाव में कुछ रह नहीं गया, लेकिन हम चुनाव लड़े, बहादुर चुनाव लड़े। हाँ, एक तरफ लोग थे जो ये चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाए, एक तरफ ये लोग थे जो चाह रहे थे बना दिया जाए। तो उन 2 पक्षों में चुनाव बट के रह गया, तो बाकी राजनीतिक दलों के लिए कुछ रह नहीं गया था। तो इसलिए चुनाव में प्रदर्शन हमारा खराब रहा। विधानसभा के चुनाव में स्थितियां अलग होंगी। पिछली बार भी ये स्थिति, लोगों ने कहा कि आप तो ना तो देश के प्रधानमंत्री बन रहे, ना कोई बड़ा योगदान दे सकते आप प्रधानमंत्री बनाने में, हटाने में, तो हमें वोट नहीं मिले थे। लेकिन विधानसभा के चुनाव में ये था, लोगों को पता था कि जननायक जनता पार्टी है भूमिका में होगी प्रदेश की सरकार बनाने में, या किसकी सरकार बनेगी वो तय करने में। तो लोगों ने हमें मत दिया। तो वही विधानसभा चुनाव के दौरान जब विधानसभा चुनाव होंगे, स्थिति ऐसी होंगी कि हम इस स्थिति में होंगे कि सरकार किसकी बने। ठीक है, अब आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो मुझे लगता है कि जनता इसका भी फैसला करेगी। बहरहाल राकेश भड़ाना जी, एक तो अलायंस में आप लोग लड़े लोकसभा का चुनाव, प्रदेश में क्या स्थिति रही वो सबने देखा, और उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया विद्रोही जी ने कि आप देख लीजिए पंजाब में, वहां तो आप अलायंस में भी नहीं थे, अलग अलग लड़े, तब भी कांग्रेस आपसे आगे रही। और अब आप ये प्रदेश में फिर कह रहे हैं कि आप मजबूती के साथ इतना लड़ेंगे कि लोग डर रहे हैं आप सरकार बना लेंगे। आधार क्या है इसका, भड़ाना जी? आयुष जी, पहले मैं बोल रहा हूँ, मुझे भी समय दीजिएगा जैसे आपने सबको समय दिया। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बीजेपी की बात करना चाहता हूँ कि अभी हमारे जो मित्र थे प्रवक्ता, वो ये कह रहे थे कि दिल्ली का कैसा हाल कर दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जिस मुख्यमंत्री जी के दम पे ये सरकार बनाना चाहते हैं, उनके नेतृत्व में 10 में से 5 MP रह गए। और दूसरी एक और बहुत बड़ी बात मैं बता दूं कि जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़ते थे, उस विधानसभा में 25,000। अरे सुनो, पहले मेरी बात सुन लो, मैं बता देता हूँ, पहले सुनो, मैं तुम्हारे बीच। ठीक है विदुर रावल जी, अब बात आ जाए भड़ाना जी की। हाँ, मैं विदुर रावल जी, पहले सच्चाई को सुना करो, मुझे पता है, सच्चाई सुनो। दूसरी बात, 25,000 वोट से वो विधानसभा में हार गए। और सबसे आश्चर्यजनक बात ये रही और शर्मसार बात ये रही कि वो अपने बूथ पे, अपने गांव में अपने बूथ पे हार गए। और एक और आश्चर्यजनक बात ये रही कि वो अपने ससुराल में, जहां वो उनका ससुराल है, उसी बूथ पे हार गए। अगली एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि 9.5 साल पे इन्होंने, जिन मुख्यमंत्रियों को 9.5 साल तक ये कहते रहे कि हम इनके दम पे चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने 9.5 साल में उन्हें बदल दिया। रही बात कांग्रेस की, मैं बताना चाहता हूं, रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस वाले कह रहे, मैं कांग्रेस के पास तो हरियाणा में गठबंधन ही नहीं था। पिछले 10 सालों से 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, 4थे प्रदेश अध्यक्ष आ गए, उनके पास संगठन नहीं था। हमारे कंधे पे बंदूक चला के वो 5 लोकसभा चुनाव जीत गए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो पूरे प्रदेश में था, चाहे वो गांव में था, चाहे शहर में था, कहीं भी था, वो उन्होंने मेहनत करी और उन्होंने मेहनत करके अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पे इंडिया गठबंधन को वोट मिली।
अगली बात मैं और कहना चाहता हूं कि इस बार अरे तो एक आने सीट वाले मिली तो समय थी, में कहाँ कांग्रेस जीते को आप? भी पता चल जाए। एक सीट मिली तो थी, कहां जीते आप प्रदेश में? वो जिस पर एक कांग्रेस सीट लड़ी जीते, वो तो कम परंतु से कम हमने लड़ी आज भाई, इंडियन ठीक है, नेशनल उन्होंने लोकदल, 9 में मैं से कह रहा हूं 5 तो इंडियन जीता। नेशनल लोकदल, आप इंडियन तो जो एक नेशनल सीट पाए वो लोकदल भी, से- अगर आम आदमी पार्टी का मैं कह रहा हूं संगठन इंडियन इतना नेशनल मजबूत है, अरे भड़ाना जी सवाल सुनिए, आम आदमी पार्टी का संगठन अगर इतना मजबूत है, पहले आप मेरी बात सुनिए, पहले जनता उन्होंने अगर मेरी आपके पूरी बात पक्ष में सुनिए। वोट करने के लिए लालाई थी तो कुरुक्षेत्र की सीट जीती क्यों नहीं आपने? तो मैं बता तो रहा हूँ, जो और इंडियन अनुराग नेशनल टांडा लोकदल अपने ने बूथ आज से क्यों हार गठबंधन गए? किया है, या आज अपने गांव बसपा से ने क्यों जो हार गए? गठबंधन किया अपनी है विधानसभा उससे से सबसे क्यों ज्यादा हार गए वोट अनुराग हमने ली, टांडा? और पूरी प्लानिंग थी भारतीय जनता पार्टी ने, पूरी प्लानिंग के थे अभय चौटाला को वहां खड़ा कर दिया, जो बी टीम का काम करती है इंडियन नेशनल लोकदल बीजेपी के लिए। और आज आप देख ले हरियाणा में सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पे अगर भी वोट लिया है तो आम आदमी पार्टी ने वोट लिया है, और संगठन अगर तो किसी के इंडियन पास है नेशनल हरियाणा लोकदल में के साथ नहीं सबसे जाएंगे ज्यादा ना? आम आदमी पार्टी के आप आम आदमी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ तो नहीं जाएगी ना, क्योंकि बी टीम में अरे मैं बीजेपी की। अब ये कहेंगे आप वो तो BTM शीर्ष के साथ नेतृत्व तो तय जाएगा। करेगा ना। तय अरे विदु रावल जी, वो करेंगे, शीर्ष क्या नेतृत्व तय जाना करेगा, तो आरोप भी लगाएंगे, फिर नेतृत्व तय भी करेगा, इसीलिए मैं टोक रहा था बढ़ाना जी आप को। तीसरी बार सरकार की बात कर रहे हो, वो अपने ससुराल में हार गए, वो अपने विधानसभा में हार गए, आप इस बात का जवाब दो ना। अरे आप इस बात का जवाब नहीं दो। ठीक है, वो 10 से 5 पर तो आ गए, लेकिन आप अगर इतनी मजबूत स्थिति में थे तो आप एक भी सीट क्यों नहीं जीते प्रदेश में? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। 14 से 0 पर चल रहे हैं, 14 में मैं भी कह रहा हूं, और शून्य अब थे। आप ये दावा कर रहे हैं कि आप 90 विधानसभा में कम से मैं कह कम रहा हूं, बहुमत के तीसरे साथ अपनी सरकार बना लेंगे, तो उसका आधार बता दीजिए फिर। 101% बनाएंगे सर, मैं आधार बता रहा हूँ ना, जिस तरीके से अरे वहां पर भी तो ए टीम बी टीम होंगी ना भाई। अरे राकेश भड़ाना जी, अगर इसका एक्सक्यूज ये है कि आप कुरुक्षेत्र की सीट, भड़ाना जी कुरुक्षेत्र की सीट आप इसलिए हारे क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल बी टीम की तरह काम करी थी। भाई वो बी टीम कहीं जा थोड़ी ना रही है, वो फिर होगी लोकसभा विधानसभा के चुनाव में, फिर क्या करेंगे, फिर उसी पे ठीक रिपोर्ट देंगे। भाई ए टीम बी टीम सब रहेंगी, लेकिन आधार आप बता नहीं पा रहे ना। एक सीट आपको मिली, आपने वो जीती नहीं। अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पे जो हरियाणा के लोग पसंद कर रहे हैं, जिन्होंने आज 5 इंडिया गठबंधन कहाँ में पसंद कर रहे हैं, क्या एविडेंस है इस बात का? अरविंद केजरीवाल से तो अरे नफरत 5 हो गई भाई। लोकसभा जिता दी इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में नीतियों बाढ़ आई तो हरियाणा ने- अरविंद केजरीवाल जी ने 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी को जिता दी। विद्रोही जी, आप 5 सीटें आम आदमी पार्टी के दम पे जीते हैं। देखिए इनकी क्योंकि बात संगठन सुनकर हमारे सभी को पास हंसी है, आएगी। 40 से 50 हजार ये लोग- चलिए, अब आपने चूंकि अपने ये लोग अलायंस जिनके साथ चुनाव लड़ा, मैं उनसे एक जवाब ले लेता हूं ना। अगर हाँ कांग्रेस विद्रोही जी से जवाब दीजिए। समझौता नहीं करते तो सुशील गुप्ता जी को 10,000 वोट भी नहीं मिलती। मजाक का विषय अगर कर आप रहे हैं। अगर आप अगर अगर अरविंद गठबंधन ना केजरीवाल जी करते ने तो पिछली मजबूत बार की थे, तरह 10 की तो 10 सीटों पंजाब में 10 क्यों की 10 हार गए? सीटें हार जाते। दिल्ली में हमने कांग्रेस इनके में साथ कांग्रेस में समझौता 10 में करके कैसे अपनी पिछली लुटिया बार नहीं निकाली। चली, वही भूपेंद्र अगर सिंह हुड्डा दिल्ली थे, में वही आप कुमारी इनसे संध्या थी। समझौता नहीं करते, अरे तो हमारे भड़ाना पास- जी भाई, आपके भाई ये तो- गठबंधन आपके उन्होंने तो किया तो नहीं ना, आपके किया। पंजाब में तो गठबंधन में नहीं थे ना। अरे भड़ाना जी सुनिए, भड़ाना जी पंजाब में तो गठबंधन में नहीं थे, फिर भी आपसे ज्यादा सीटें जीती कांग्रेस ने वहां पर। वहां परिस्थितियां दूसरी थी, वहां- वहां परिस्थितियां दूसरी थी। इनके पास संगठन ही नहीं था हरियाणा में, आपस में जूझ बाज रहा था इनका यहाँ पे। अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों ने, अगर अरविंद केजरीवाल जी की नीति ना होती, अरविंद केजरीवाल जी को लोग पसंद ना कर रहे हरियाणा होते, में तो कैसे 5,000 सरकार लोग 5 इकट्ठे नहीं लोकसभा कहीं एक जीते। जगह पर कर पाया आम आदमी पार्टी। बड़ी रैली, 2 मुख्यमंत्री बुला के। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये जो चर्चा दिलचस्प हो रही है, इसी तरीके का चुनाव भी मुझे लगता है विधानसभा का बड़ा दिलचस्प होने वाला है। आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया आप लोगों के लिए समय निकालने के लिए। तो हालांकि अब गठबंधन की राजनीति, जैसा मैंने पहले भी कहा, हरियाणा में नई नहीं है, लेकिन ये गठबंधन कितने सार्थक होते हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में जो अलायंस बन रहे हैं वो इंपैक्ट क्या डालेंगे, इसके लिए चुनावों का इंतजार करना होगा। आज जनता जाने में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।